Hello dear friends and students, अस्सलाम वालेकुम। एम डी केट ई केट एंड कोचिंग अकेडमी के फिज़िक्स के न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके एमसीक्यूज़ अक्सर औकात एम डी केट और ई केट की टेस्ट्स में आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है उसको आज डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट वगैरह क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और मोमेंटम के साथ इम्पल्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, और इम्पल्स क्या चीज़ है, ठीक है। और चंद न्यू सिस्टम्स आइसोलेटेड सिस्टम के साथ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन of a body is called momentum. The quantity of motion of a body is called its momentum, or the quantity of motion present in moving body is called momentum. Quantity of motion of a body is called momentum, or quantity of motion present in moving body इज कॉल्ड मोशन। तो मोमेंटम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो कि क्वांटिटी मोशन की प्रेजेंट है इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इन अदर डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोमेंट मास एंड वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है जो कि मोमेंटम कहलाती है किसी भी बॉडी में प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है, एक तो मास पे, दूसरा वेलोसिटी पे। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन मास पे कैसे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई बस रन कर रही है तो उसको रोकने के लिए उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मोटर बाइक रनिंग, ठीक है। मोटर बाइक अगर जा रही हो और एक बस जा रही हो सेम वेलोसिटी के साथ, तो किसको रोकने में मुश्किल होगा? एक बंदे को सेम फोर्स के साथ किसको रोकने में मुश्किल होगा? तो डेफिनेटली बस को रोक नहीं पाएगा, मोटर बाइक को हो सकता है कि रोक ले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसका मास ज़्यादा है, बस का क्या है, मास ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा हो गई। वेलोसिटी हमने कही थी कि सेम है दोनों की, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आते हैं कि वेलोसिटी कैसे मोमेंटम को डिफाइन करती है। मोमेंटम वेलोसिटी के थ्रू कितना कैसे होता है, उसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई बाल आप किसी भी वेलोसिटी के साथ, सपोज करें कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ बाल को थ्रो किया, तो उस बाल को आपको पकड़ना इजी हो जाएगा, उसको कैच करना, उसको रोकना, उस पर कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू अगर बुलेट का मास, जो बंदूक की गोली होती है या बुलेट उसे कहें कि उसको पिस्टल की बुलेट, तो उसका मास कम होता है मगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको रोकना मुश्किल होता है। तो क्या कि क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास, दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। वो एग्जांपल से मैं हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब फार्मूला, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो P विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन इनटू सेकंड। इसका न्यूटन इनटू सेकंड यूनिट कैसे बना वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मास का यूनिट हमें पता है कि मास का होता है केजी एसआई यूनिट, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन इंटू सेकंड के बराबर होता है। कैसे? अगर न्यूटन हमें पता है कि न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम मीन्स केजी इसका यूनिट होता है मास का सेम, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये यूनिट हमें न्यूटन के फॉर्म में इसको लाना है तो कैसे लाएंगे कि दोनों साइड्स हम सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, ठीक है।
तो दोनों साइड अगर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ रहने दे तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, अगर इसे लिखे तो ठीक है, ये हो सकता है। तो kg इंटू मीटर पर सेकंड इज व्हाट, इट इज इक्वल टू न्यूटन विच इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये हो गया न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, जो कि किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का। मोमेंटम का यूनिट ऐसा है, क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकंड। सो न्यूटन इंटू सेकंड इज इक्वल टू व्हाट, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डाइन इंटू सेकंड। इन FPS सिस्टम यूनिट ऑफ मोमेंटम इज पाउंड इंटू सेकंड, LB इंटू सेकंड, यहाँ डाइन इंटू सेकंड। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है और सेकंड सेम ही होता है, जो कि SI सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड होता है और CGS सिस्टम में भी सेकंड होता है, तो ये डाइन इंटू सेकंड। इन FPS सिस्टम में हमें पता है कि फोर्स का यूनिट पाउंड होता है, तो ये हो जाएगा पाउंड इंटू सेकंड। पाउंड को LB लिखते हैं, LB इंटू सेकंड। अगर यूनिट कन्वर्जन में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हमारा फिजिक्स MD कैट ई-कैट एंड कोचिंग अकेडमी पे यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर हमारा दिया हुआ है, वो आप देख लें तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और यूनिट आप इजीली समझ सकेंगे, वो ड्राइव कर लेंगे और क्वेश्चन नमूने से समझ जाएंगे, ठीक है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, यूनिट कन्वर्जन वाले वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, ठीक है। डायरेक्शन मोमेंटम का किस तरफ होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन इसका ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्रिएट हो रही है मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंटम पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 मास, नंबर 2 वेलोसिटी और मास पे डिपेंडेंट करता है, एग्जांपल में हमने दिया था। तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को भी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर मास को इंक्रीज करेंगे तभी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर मास को डबल कर ले तो मोमेंटम भी डेफिनेटली डबल होगा, अगर वेलोसिटी को डबल कर ले तो मोमेंटम भी डेफिनेटली डबल होगा। मगर एट ए टाइम अगर मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर लिया तो मोमेंटम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज मोमेंटम, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक अगला, वो है इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स डिस्कस करेंगे। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे, एक्ट करे, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, किसी भी छोटे वक्त के लिए अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। अगर कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे, कोई ये बॉडी है इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल पे कोई व्हीकल से टकराती है फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये यहीं टकराई रहेगी और डेफिनेटली इसको ब्रेक करके आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइम जो इसको यहाँ से टकराने से यहाँ तक जो शॉर्ट टाइम लगा, उसको अगर इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है। उस फोर्स की इम्पल्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। सो फोर्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टाइम छोटा है, ठीक है, डेल्टा टी। Impulse is a vector quantity. Impulse is also a vector quantity. SI unit is Newton into second. Impulse का भी यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड, सेम मोमेंटम वाला यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इंटू टाइम है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। तो अब क्या है डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड
इम्पल्स, इम्पल्स और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है? इम्पल्स इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम के इक्वल नहीं होती, सेम यूनिट दोनों के सेम है मगर इक्वल नहीं होती इटसे। इम्पल्स इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम इटसेल्फ, मोमेंटम के बराबर नहीं होती, रादर इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। ये क्या है? डिक्रीज और इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? मोमेंटम के बराबर नहीं होती मगर मोमेंटम में डिक्रीज और इंक्रीज होती है, मींस चेंज इन मोमेंटम। तो क्या हो गया? आर इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है। फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं, या इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट सेम होते हैं और नॉट सेम, ऐसे ऑप्शन देकर ये पूछ सकता है। और डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम में भी ऑप्शन ये दे के पूछ सकता है कि इम्पल्स इधर इज इक्वल टू मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन मोमेंटम, ऐसे ऑप्शन दे के पूछ सकता है। तो इसको अच्छे नमूने से समझ ले। ठीक है। फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की टर्म में फोर्स कैसे लिखेंगे? ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कैसे? फोर्स हमारा इक्वल होता है एम ए, व्हाट इज ए? ए इज द चेंज इन वेलोसिटी, मींस वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। एक्सीलरेशन इसके बराबर होती है ना, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन। तो ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ ऐसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। ठीक है। वो कैसे? अगर एक्सीलरेशन का यहाँ ये वैल्यू रख ले तो ये हो जाएगा एफ विल बी इक्वल टू एम वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये अगर एम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? एम वी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, मीन्स फाइनल मोमेंटम, क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम डिवाइड डेल्टा टी। तो ये क्या बन गया? चेंज इन मोमेंटम with respect to time is called force, or rate of change of momentum is called force। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। ये ऐसे होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी आ सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। ठीक है। ये हो गया। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोलेटेड सिस्टम हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो पढ़ने से पहले हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता है, कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो उस लॉ को डिस्कस करने से पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ेंगे। वो लॉ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। एंड पहले हम इस आइसोलेटेड सिस्टम को समझ लें कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, जिसमें कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम होती है। ठीक है। कांस्टेंट होता है मोमेंटम। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इफ़ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के जुजिया हिस्से जो है इंटरएक्ट विथ वन एनदर, इंटरएक्ट रिएक्शन करें या कोई मिलाप करे विथ वन एनदर, कोलन करे, मिलाप करे या कोई टकराव करे, interact with one another but there is no external agency, but there is no external agency। किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसके पार्टिकल है वो इंटरएक्ट करें मगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी उन पे अप्लाई ना हो, that exerts force upon them, then system is called an isolated system of interacting bodies। क्या कह रहा था कि अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगी? सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन के किसी भी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरएक्ट करे, कोलन करे, मिलाप करे मगर उन पे कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी अफेक्ट ना करे,
एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी उन पे अफेक्ट ना करे, कोई फोर्स वगैरह कोई चीज़ भी उस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे बाहर से। अंदर वो अपने आप में रिएक्शन इंटरेक्ट करे, कोई कूलिंग वगैरह करे, मगर बाहर से कोई अफेक्ट ना करे, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। ठीक है। और when number of bodies are such that they can exert force one another, ऐसी बॉडीज जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करें, बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन देम, आपस में जो उनके बॉडीज के पार्टिकल हो वो तो आपस में फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करें, मगर बाहर से कोई फोर्स उन पे अप्लाई ना हो, आर सेड टू फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम वो है कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अफेक्ट ना करे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज करें कि ये गैस सिलेंडर है, उसमें आप अंदर उसकी गैस के पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे में कोलन कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मगर बाहर से कोई चीज़ अफेक्ट ना करे, बाहर इन्वायरमेंट की कोई चीज़ इन पे अफेक्ट ना करे, कोई फोर्स, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर वगैरह इन पे अफेक्ट ना करे, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या दे रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ वेजल, किसी सिलेंडर में इनक्लोज्ड हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो मीन्स के टेम्परेचर अगर वेरी करेंगे बाहर से तो मीन्स के उनमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी, उनसे उन पे ऐसे इंक्रीज फोर्स करेंगे, तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो फोर्स उन आपस में टकराव ज़्यादा होगा, मीन्स फोर्स अप्लाई करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, मतलब कि अंदर उनकी जो एक्टिविटी हो रही है वो डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। कोई प्रेशर वगैरह एक नहीं कर रहा, कोई क्रिएट नहीं हो रहा, कोलन वगैरह ज़्यादा जो कि पहले हो रहे थे उसी पे कांस्टेंट हो, तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फिर ठीक है। फॉर्म इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, तो वो क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टेड बॉडीज कहेंगे। ठीक है। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मोमेंटम के डिफरेंट केसेस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के रिगार्ड्स अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट करके पूछ लें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।